हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी की रिएक्टिविटी सीरीज़ की। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बहुत ही केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आती है तो केमिस्ट्री में लगभग रिएक्शन को भी आप आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखने से पहले हमको ये समझना होगा कि सर ये रिएक्टिविटी होता क्या है, सक्रियता होता क्या है। दोस्तों, ये नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी तत्व का ज़्यादा सक्रिय होना या फिर कम सक्रिय होना। अब ये तत्व का ज़्यादा सक्रिय होना या कम सक्रिय होना का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों आपके कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं या रिएक्शन में से किसी अन्य तत्व को विस्थापित करके उसका जगह ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं किसकी, कि जब आप जिंक का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ सर, H2SO4 के साथ, तो ये जिंक क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा देता है और अपना जगह ले लेता है और क्या बना लेता है सर, जिंक सल्फेट बना लेता है और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है सर, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और अपना जगह ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, जिंक है। हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है सर, जिंक है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे समझे कि ये ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है आपका क्या, जिंक। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर हम लोग कैसे समझ पाएंगे। दोस्तों, इसी चीज़ को समझने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी को समझना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज को समझना होगा। आप जब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर, धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पे, एक्टिविटी के आधार पर ऊपर से नीचे एक व्यवस्थित स्वरूप में लिखना सक्रियता श्रेणी कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब कहेंगे कि सर ये कैसे लिखेंगे हम लोग। हमने क्या बोला आपको कि धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पे, मतलब क्या, ऊपर में सबसे ज़्यादा सक्रिय, नीचे आएगा तो उससे कम, और नीचे आएगा तो उससे कम, और नीचे आएगा तो उससे कम। तो धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर ऊपर से नीचे एक व्यवस्थित स्वरूप में लिखना ही क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। अब कहेंगे कि सर ये सक्रियता श्रेणी होता क्या है, ये क्या होता है आपका, सक्रियता श्रेणी होता है। आप कहेंगे सर ये क्या आप लिख दिए, ये तो पूरा तत्व का नाम है। ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार इस सारे तत्व को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। ये ऊपर में जो सबसे आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, ये आपका सोडियम, ये आपका कैल्शियम, ये आपका मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, जिंक, ये आपका फेरस, ये आपका टीन, ये सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, आपका ये फिर पारा, और ये फिर क्या हो गया सर, चांदी, और ये फिर क्या हो गया सर, सोना। ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर ऊपर से जब नीचे आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु की क्रियाशीलता होगी वो क्या होगी सर, घटेगी। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी सर, घटेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि घटते हुए, मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो आपका सर सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। और बीच के जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं सर, मध्यम क्रियाशील धातु होता है, मध्यम क्रियाशील धातु होता है।
और जो सबसे नीचे का धातु है, मतलब क्या, हाइड्रोजन से नीचे का जो धातु है, यहाँ से ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इससे नीचे का जो भी धातु है वो क्या है सर, कम अभिक्रियाशील धातु है। और जो आपका सोना है ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आप कहेंगे कैसे है? तो भाई सोना पे कभी जंग लगता है? तो जंग नहीं लगता है सर। तो जब जंग नहीं लगता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब सोडियम को हम लोग खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो जलना शुरू कर देता है। क्या कहते हैं कि ये वायु के ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जा रहा है। जबकि इस तरह की बात सोना के साथ नहीं होती है, उस पर जंग नहीं लगता है। हाँ, याद रखिएगा, लोहा को भी जब हम लोग मॉइस्ट एयर में, मतलब नमी वाले हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर भी जंग लगना शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन सोना में इस तरह का बात होता है? नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सोना को क्या कहते हैं सर, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। दोस्तों इसको आप अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी जोड़ करके सीख सकते हैं। यहाँ पे क्रियाशीलता का सीधा सा मतलब होता है ज़्यादा ताकतवर होना। आप कहेंगे ज़्यादा ताकतवर का क्या मतलब है? समझिए इसको कि जब आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आप अपना क्या करते हैं, एक जगह फिक्स कर देते हैं कि हम एकदम सर के आगे बैठेंगे और वहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा। दूसरे दिन आते हैं आप, वहाँ पे कोई और लड़का बैठा हुआ रहता है। आप गए और सटाक से 2 तबराक खींचे, वो लड़का वहाँ से उठ के चला गया। ये 2 तबराक मारना आपका क्या दिखाता है कि आप उस लड़का से ज़्यादा पावरफुल हैं, दबंग है। तो आप ज़्यादा ताकतवर थे तो क्या किए, उस लड़का को उस जगह से हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लिए। सेम चीज़, यही चीज़ होता है यहाँ पे। आपने देखा इस रिएक्शन में भी कि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा सक्रिय है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से हटा करके अपना क्या किया, स्थान ले लिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। सल्फेट को अपने परिवार में मिला लिया और हाइड्रोजन गैस को पूरी तरह से अलग कर दिया। तो ये सक्रियता श्रेणी आपको सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु होता है वो अपने से कम सक्रिय धातु को उस केमिकल रिएक्शन में विस्थापित कर देता है और अपना एक नया यौगिक बना लेता है। आपसे पूछा जाए कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर कुछ इस तरह से लिखना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर के धातु होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और मित्रों आपके एग्जाम में आता भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा सक्रिय धातु माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर, पोटेशियम को। पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा आपकी क्रियाशील धातु हैं, बीच वाले मध्यम क्रियाशील धातु, और आपका जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। वो क्या होता है सर, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा वो कहाँ पे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ कि जो स्कूल में ज़्यादा क्या होता है कि मारपीट दंगा फसाद करने वाला लड़का होता है उसको टीचर सबसे अलग बैठाते हैं या फिर उसको टीचर अपने निगरानी में रखते हैं, या आपके घर में ही अगर ऐसा कोई लड़का है जो मारपीट बहुत ज़्यादा करता है तो आप लोग उसको लॉक करके एकदम परहेज से रखते हो कि भाई तू बाहर मत जो, बाहर जेबे तो हंगामा खड़ा कर देबे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। ठीक उसी तरह जो बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु होते हैं ना वो कभी भी फ्री नहीं घूमते हैं, स्वतंत्र अवस्था में आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो संयुक्त अवस्था में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही स्वतंत्र अवस्था में आएगा जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है उसके साथ वो लपेटा में आएगा और फिर क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा और फिर नया यौगिक बना लेगा। अब जब नया यौगिक बना लेगा तो आप जिस काम से लाए हैं पोटेशियम और सोडियम को वो तो काम आपका नहीं होगा। दोस्तों इसी कारण से सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना कर पाए। तो आप ये भी याद रखेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा ना वो क्या होगा सर, संयुक्त अवस्था में होगा। क्या होगा सर, संयुक्त अवस्था में होगा। मतलब क्या कि आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सर जो मध्यम क्रियाशील धातु होंगे वो किस अवस्था में पाए जाएंगे। मित्रों आप सबों को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है कि ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जो मध्य में होते हैं, बीच में होते हैं, सक्रियता श्रेणी के बीच में जो धातु पाए जाते हैं वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे या फिर ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाएंगे।
तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्या, कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे, या फिर ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलेंगे, या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। और जो आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है इसको तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, और इसीलिए हम लोग सोना को नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं। अब जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है तो एकरा आप खुले छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, गांव घर में देखते होंगे कि कोई ऐसा लड़का जो मंदबुद्धि हो उसको बांध के कोई रखता है। मंदबुद्धि इन द सेंस जो पूरी तरह से शांत है, आप पागल वाला बात मत समझ लीजिएगा, पागल को बांध के रखा जाता है कि ज़्यादा क्षति ना पहुंचा दे। लेकिन जो सुस्त है, जो कुछ नहीं कर पाता, उसको लोग कहता है कि इसको जाने दो, भीड़ भड़ाका में जाएगा तो क्या होगा कि कुछ सीखेगा, इसका दिमाग कुछ चलेगा। तो ठीक उसी तरह होता है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। तो ये क्या होते हैं सर, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं सर, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इस चीज को आप अपने ध्यान में रखेंगे कि ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी तो होती है, ये डेफिनेशन भी समझ रहे हैं, आपने जो बोला इसको भी समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको याद कैसे रखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि आप यहाँ से कैल्शियम, सोडियम और आपका कैल्शियम सोडियम हम बोल रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यहाँ तक के जो धातु हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं। यहाँ तक के जो धातु हैं वो क्या कहलाते हैं सर, हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो हम लोग के बिहारी में एक मदर टंग है कि मम्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, माई बोलते हैं। तो किसी का बेटा है वो बाहर से आया तो उसकी मम्मी पूछी कि कैसे आया बबुआ, केना के माय गे अइलों, ये मैथिली का एक शब्द है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा, आपको ये चीज़ याद रहेगा। केना के माय गे अइलों, माय गे अइलों, ये मैथिली का एक शब्द है। आप में से बहुत जो यूपी वगैरह के होंगे वो तो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो राजस्थान वगैरह के होंगे वो चीज़ नहीं समझ पाए होंगे। तो उसके लिए बस आप ये याद रख लीजिएगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है। लेकिन जो मैथिली समझ पा रहे हैं आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, केना के मायगे अइलों, केना के, तो के और ये Na और Ca, के ये पे सी का उच्चारण कभी कभी हम लोग के से भी लेते हैं। तो के पोटेशियम, ने तो यहाँ पे Na से सोडियम हो जाएगा और के Ca, केना के, माई, तो माई से Mg, माई गे है ना, तो Mg यहाँ पे आ ही सकता है, और Al एल्युमिनियम। तो आप अगर आपको ये चीज़ याद रहता है कि केना के माई गे एलो, हम लोग प्यार से मम्मी को माई भी बोलते हैं, तो केना के माई गे एलो मतलब क्या है कि आपका जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो कौन कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि सर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को कैसे याद रखा जाए, कि अब ये वाला कैसे याद रहेगा जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, कि उसकी मम्मी पूछ रही है कि तुम जब बाहर से आया तो मेरे लिए क्या सब लाया, तो वो लड़का बोल रहा है कि सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं कि सोना चांदी लाए हैं, सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे, पर प्लेट में दिखाएंगे। अब देखिए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो सोना चांदी, तो सोना और चांदी तो यहाँ पे है ही, सोना और ये चांदी आपका। अब कह रहा है कि लाए हैं पर, तो इस पर से आप कॉपर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉपर लिखा हुआ है। प्लेट, प्लेट से आप प्लेटिनम याद रखिएगा। और दोस्तों प्लेटिनम भी जो होता है वो आपका कम अभिक्रियाशील धातु ही होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे, मतलब सोना चांदी तो आपका है ही, पर से आपको कॉपर याद रहेगा और प्लेट से आपको प्लेटिनम याद रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला ट्रिक से तो हमको ये चीज़ याद रह जाएगा, और सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे ये चीज़ याद रह जाएगा। अब ये कैसे याद रहेगा कि जिंक, फेरस, टीन और सीसा, ये कैसे याद रहेगा। तो इसको याद करने के लिए कुछ मत सोचिए, बस आप यहाँ पे ऐसे सोचिए कि ZnSn, ZnSn फिर से सीसा हो गया, ZnSn फिर से सीसा हो गया।
बस आपको ये ट्रिक याद रखना है इसको याद रखने के लिए। ZnSn फिर से सीसा हो गया, मतलब जिंक, और ये Sn से टीन, और फिर से मतलब फेरस, यहाँ पे देखिए Fe है, और सीसा तो पलम्बम, इसी को ना हम लोग लेड बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। तो ये ZnSn फिर से सीसा हो गया, मतलब जिंक, आपका टीन, लोहा और सीसा, ये सब क्या है आपका मध्यम क्रियाशील धातु हैं। ये क्या है सर? मध्यम क्रियाशील धातु हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह से इसको 2-4 बार रिमाइंड करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के लिए ये चीज़ याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उच्चतम अभिक्रियाशील धातु के पूरे नाम को कैसे याद रख सकते हैं जो सक्रियता श्रेणी में उपस्थित हैं? तो बस ऐसे कि केना के मायगे अयलों, मतलब बेटा बोल रहा है अपनी मम्मी को कि केना के मायगे अयलों, मतलब बहुत परेशानी में आया है। तो केना से के आप याद रख लीजिएगा, Na से आपका क्या हो जाएगा सोडियम, और के से Ca मैग्नीशियम से Mg, मायगे अयलों Al, और सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे निम्न अभिक्रियाशील धातु, और बीच में ZnSn फिर से सीसा हो गया, मतलब क्या कि जिंक, टीन, लोहा और सीसा ये क्या है आपके मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। दोस्तों इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।